हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं एस्टिमेशन प्लानिंग इंजीनियर वैष्णव निरंजन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल सिविल गुरुजी में। जैसे कि आज हम लखनऊ सेंटर में आज हमारा तीसरा बैच है यहाँ, जिन्होंने पूरा अपना एस्टिमेशन की 15 दिन की इन्होंने क्लास कंप्लीट की है और इनका आज फाइनल प्रेजेंटेशन है। क्या इन्होंने सीखा इन 15 दिन की एस्टिमेशन में, और चलिए हम देखते हैं कि आज इनका प्रेजेंटेशन ये लोग क्या सीख के आए हैं और क्या क्या बता रहे हैं अपने अपने बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज नोनी सिंह फ्रॉम जौनपुर। आज हम बात करते हैं एस्टिमेशन के बारे में। हमने 15 दिन की क्लास ली है जिसमें हमको पूरे तरीके से एस्टिमेशन पढ़ाया गया है। अब मेरा टॉपिक है टाउनशिप लेआउट। हम टाउनशिप लेआउट के बारे में पढ़ते हैं। टाउनशिप लेआउट कैसे करते हैं हम आपको बताते हैं। टाउनशिप लेआउट करने से पहले हम जैसे मेन रोड होता है, मेन रोड हमको हम रेफरेंस लाइन मानते हैं। मेन रोड को रेफरेंस लाइन क्यों मानते हैं? क्योंकि ये परमानेंट होता है। एज अ साइड अगर हमारे यहाँ साइड पे मेन रोड नहीं है तो जो है कि नदी है, नाला है, जो भी है हम उसको रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। उसके बाद हम अपना रेफरेंस लाइन मानने के बाद क्या करते हैं, 4 मीटर गवर्नमेंट पर्पज छोड़ते हैं। उसके बाद हम अपना जो है कि पाइथागोरस थ्योरम से प्लॉट की साइज, मतलब प्लॉट की साइज हमारी दी हुई है कि हमको इतना प्लॉट काटना है। पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको रेक्टेंगल करते हैं, मतलब पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको पूरा अपना निकालते हैं कि इतना प्लॉट हमारा आना चाहिए। ये होता है हमारा टाउनशिप लेआउट। हम क्या करते हैं, जैसे पाइथागोरस थ्योरम से हमने एक रेफरेंस लाइन माना, यहाँ पे हमने नेल गाड़ा। नेल गाड़ने के बाद क्या करते हैं, जैसे कि हमारा रोड गया हुआ है 6 मीटर रोड गया हुआ है, हम एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक 6 मीटर का नेल गाड़ देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसको पाइथागोरस थ्योरम से डायगोनल निकालते हैं, डायगोनल प्लस परपेंडिकुलर करते हैं। इसके बाद हम इस पॉइंट पे लगाते हैं नेल, अब यहाँ से करते हैं जीरो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे करते हैं। उसके बाद जो है कि जितना पॉइंट आता है हमारा हो जाता है प्लॉट। अब हम क्या करते हैं, टाउनशिप लेआउट हो गया। अभी हम करते हैं सेंट्रल लाइन लेआउट। सेंट्रल लाइन लेआउट होता है जो कि जैसे कि हमने किसी प्लॉट का साइज निकाल लिया। प्लॉट साइज निकालने के बाद हम क्या करते हैं, सेंट्रल लाइन लेआउट। किसी भी मतलब प्लॉट को जब हम जाते हैं, हमारा प्लॉट घर बनाना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, फुटिंग की जो है कि मार्किंग करते हैं। फुटिंग मार्किंग करने के लिए हम सेंट्रल लाइन लेआउट का प्रयोग करते हैं। सेंट्रल लाइन लेआउट कैसे करते हैं, अभी हमने जाना कि जैसे मेन रोड है, हमने रेफरेंस लाइन माना, फिर उसके बाद 4 मीटर गवर्नमेंट पर्पज छोड़ दिया। उसके बाद क्या करते हैं, हम जो है कि सेंट्रल लाइन लेआउट करते हैं। सेंट्रल लाइन लेआउट कैसे करते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा कि एक पॉइंट यहाँ किया, एक पॉइंट यहाँ किया। जैसे कि हम एज अ ड्राइंग हमको दिया होता है कि इतनी डिस्टेंस की हमारी प्लॉट है, हमको यहाँ फुटिंग करना है। तो हम क्या करते हैं, ए पॉइंट पे जो है कि इसको भी पाइथागोरस थ्योरम से रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, नेल गाड़ते हैं। अब हम एज अ ड्राइंग को पहले देख लेते हैं किधर ईस्ट है, किधर वेस्ट है, किधर नॉर्थ है। मतलब इससे क्या होता है कि हम अपना डायरेक्शन भूलते नहीं हैं। ऐसे हमको ड्राइंग देखने में मतलब सिंपल लगता है, हम किधर से भी अपना डायरेक्शन कर सकते हैं, किधर से भी इसका लेंथ और किधर से भी इसका ब्रेथ निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस से लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया, पहले हम इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सेम डिस्टेंस निकालने के बाद हमने पॉइंट नेल गाड़ दिया। नेल गाड़ने के बाद हम क्या करते हैं, थ्रेडिंग करते हैं। थ्रेडिंग इसलिए करते हैं कि हमको जहाँ पे क्रॉस सेक्शन मिलेगा हमारा फुटिंग वहीं पे होता है। हमने थ्रेडिंग कर दिया, जैसे हमने एक एक पॉइंट पे नेल गाड़ दिए। हमने एक एक पॉइंट पे क्या किया, नेल गाड़ दिया। नेल गाड़ने के बाद हम क्या करते हैं, थ्रेडिंग करते हैं। थ्रेडिंग हम एक बाई नेल से एक नेल मिला देते हैं। इस प्रकार हम अपना थ्रेडिंग करते हैं। आपने थ्रेडिंग कर लिया। अब हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमारा क्रॉस सेक्शन बना हुआ है, एज अ ड्राइंग हमको जिस प्रकार की फुटिंग दी हुई है, जैसे कि हमको एज अ ड्राइंग दिया हुआ है F1 1600 और F2 दिया हुआ है
1400। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे जाते हैं और जब भी हम मतलब एक्स्ट्रा मतलब फूडिंग करते हैं, फूडिंग करने के बाद एक्स्ट्रावेशन जो हम करते हैं 100 mm चारों तरफ ऐड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे एज अकॉर्डिंग हमारे में दिया हुआ है 1600, तो हम क्या करते हैं 100 इधर ऐड करते हैं, 100 इधर ऐड करते, चारों तरफ हमने 100 लेंथ ब्रेथ सब ऐड कर लिया। उसके बाद 100 mm ऐड करने के बाद जितना भी डिस्टेंस आया, जैसे कि हमारा 1600 आया हुआ है तो हम हाफ बाय डिवाइड कर देंगे तो 800 हुआ। अब हम क्या करते हैं, इधर 400 इधर 400 इधर 400 इधर 400 करने के बाद हम एक मार्किंग कर लेते हैं चूने से मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करने के बाद क्या करते हैं, मार्किंग कर लिया। मार्किंग करने के बाद हम मार्किंग कर लिया। अब हम करते हैं जो है कि इसको फ्री हैंड जो है कि पूरा मार्किंग कर लेते हैं। जहाँ जहाँ हमारी फूडिंग रहेगी, फ्री हैंड मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम बनाते हैं बुर्जी। बुर्जी क्यों बनाते हैं, बुर्जी इसलिए बनाते हैं जैसे कि हमारा ये जो नेल गाड़ा हुआ है, नेल गाड़ा हुआ है एज अ साइड हम जैसे देखते हैं कभी कभी मतलब एक्सकवेशन होता है तो जो नेल है इधर उधर चला जाता है, एज अ कोई उठा ले गया, तो इसलिए हम बुर्जी बनाते हैं। बुर्जी हम मतलब एक हार्ड प्रोवाइड करते हैं इस पर, और इस पर क्या करते हैं, बुर्जी में जो है कि सीमेंट का वो प्लास्टर लगा के उस पर भी एक क्रॉस सेक्शन बना देते हैं। मतलब इधर भी बुर्जी बनाएंगे और इधर भी बुर्जी बनाएंगे, उस पर क्रॉस सेक्शन लगा देते हैं। इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ से लेके वहाँ तक का सेंटर मिलता है, इसलिए हम बुर्जी बनाते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। आप भी सिविल इंडस्ट्री के बन सकते हैं एक्सपर्ट इंजीनियर सिविल गुरुजी के साथ। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड हैं, जल्दी कीजिए। माय नेम इज विशाल सानी, आई एम फ्रॉम गोरखपुर। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ एस्टिमेशन अप टू बैकफिलिंग पार्ट। आइए हम जानते हैं एस्टिमेशन के बारे में। एस्टिमेशन होता क्या है, जैसे कि एस्टिमेशन में हम आइटम की क्वांटिटी और कास्ट को निकालते हैं। जैसे कि बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, तो बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में आइटम की क्वांटिटी और कास्ट को निकालेंगे। आइटम की जब हम कोई भी बिल्डिंग कस्टम करते हैं तो उसके पहले हम आइटम की क्वांटिटी को निकाल लेते हैं। जैसे कि सीमेंट की क्वांटिटी, सैंड की क्वांटिटी और एग्रीगेट की क्वांटिटी, इसको हम निकाल लेते हैं। अब हम आते हैं साइट क्लीनिंग पे। फ्रेंड, साइट क्लीनिंग कैसे करते हैं, जो भी हमारा मतलब कि ड्राइंग में प्लॉट की साइज दी रहेगी उसके अनुसार हम साइट क्लीनिंग करेंगे। जैसे कि प्लॉट की साइज जो दी रहेगी उससे चारों तरफ हम 1-1 मीटर एक्स्ट्रा साइट क्लीनिंग करेंगे। 1-1 मीटर एक्स्ट्रा साइट क्लीनिंग क्यों करते हैं, इसलिए हम करते हैं क्योंकि जो भी हमें प्लॉट की साइज दी होती है उसमें हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना रहता है, इसलिए वहाँ पे हम अपने मटेरियल्स को नहीं रख सकते हैं। अब मटेरियल को रखने के लिए हम एक्स्ट्रा जो 1-1 मीटर हम साइट क्लीनिंग करते हैं उसमें अपने मटेरियल को रखते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होता है एक्सकवेशन हम करते हैं। जो भी हमारी फुटिंग की साइज दी होती है ड्राइंग के अकॉर्डिंग, उससे हम एक्सकवेशन करते हैं और 100 mm एक्स्ट्रा लेते हैं। 100 mm एक्स्ट्रा लेके एक्सकवेशन करते हैं। एक्सकवेशन जब हम करते हैं तो जो फर्स्ट लेयर देते हैं वो होती है सैंड की जो लेयर हम देते हैं इसलिए देते हैं क्योंकि जो फुटिंग होता है उसको हम डायरेक्ट सॉइल पे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सॉइल की टेंडेंसी होती है कि वो मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेता है, इसलिए हम उसको देते नहीं हैं। क्योंकि इसलिए हम जो भी देंगे फुटिंग का जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है उसको सॉइल एब्जॉर्व कर लेगा, इसकी वजह से हम डायरेक्ट नहीं देते हैं और सैंड की एक लेयर देते हैं। तो सैंड फिलिंग जो हम करते हैं वो 100 mm की सैंड फिलिंग देते हैं। जो 100 mm की सैंड फिलिंग हम देते हैं उसको 100 mm की सैंड फिलिंग देते हैं, इसको क्यूबिक मीटर में लेते हैं। सैंड फिलिंग जो होता है एक वो जो अर्थक्वेक का मतलब वाइब्रेशन होता है, स्मॉल वाइब्रेशन होता है, उसको रजिस्ट करता है और वाटर सीमेंट रेशियो को मतलब बनाए रखता है। अब हम आते हैं पीसीसी। तो इसके बाद हम पीसीसी को देंगे, जो पीसीसी देंगे वो 100 mm की पीसीसी देंगे। इसका ग्रेडिंग होता है M15, जिसकी वैल्यू है 1:2=4 होता है। इसको जो हम क्यूबिक मीटर में लेते हैं। ये जो होता है हमारा पीसीसी होता है फुटिंग को एक
हार्ड बेस प्रोवाइड करता है। जो भी उसके लोड आते हैं, उसके ऊपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर के जो लोड आते हैं उसको फुटिंग से होते हुए अर्थ में चले जाते हैं। अब हमारा है शटरिंग और फुटिंग। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये शटरिंग है हमारी और ये फुटिंग है। कि शटरिंग पहले हम जब फुटिंग देने से पहले शटरिंग करते हैं और जो भी हमारा फुट देख रहे हैं आप कि जैसा कि फुटिंग जो है उसमें हम यहाँ शटरिंग की है, वहाँ कास्टिंग कर रहे हैं, कंक्रीट कर रहे हैं। ट्रापेजोइडल एंड पेडेस्ट्रियल। ट्रापेजोइडल जो होता है, ट्रापेजोइडल पेडेस्ट्रियल कॉलम जो होता है कि पहले हम जो इसमें जो हमारा फुटिंग है उसमें दो पार्ट होते हैं, रेक्टेंगुलर पार्ट और ट्रापेजोइडल पार्ट। जो रेक्टेंगुलर पार्ट होता है उसमें हम शटरिंग देते हैं, ट्रापेजोइडल पार्ट में शटरिंग नहीं देते हैं। जो भी मतलब कि इसमें जो हम ग्रेड देते हैं वो M25 का होता है, जिसका वैल्यू है 1:1:2 होता है। अब इसके बाद हम ये जानते हैं कि इसकी जो मतलब यूनिट होती है वो क्यूबिक मीटर में लेते हैं, और इसका वैल्यूम निकालने के लिए जो होता है हमारे रेक्टेंगुलर पार्ट का वैल्यूम निकालने के लिए लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट का लेते हैं। और जो ट्रापेजोइडल पार्ट होता है उसके लिए हम जो वैल्यूम निकालते हैं उसका फार्मूला जो हमारा होता है D/3 A1 + A2 √A1 × A2। जो होता है D होता है हमारा जो फुटिंग का डेप्थ होता है, और A1 जो होता है रेक्टेंगुलर पार्ट की एरिया होती है, और A2 जो हमारा होता है वो ट्रापेजोइडल जो पार्ट होता है उसका एरिया होता है। अब हम जानते हैं जो ट्रापेजोइडल होता है वो मतलब कि रेक्टेंगुलर पार्ट से 45, आप देख रहे होंगे ये 45 डिग्री पे है, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कंक्रीटिंग जो हमारा होता है कि उसके बाद हम जब ये कॉलम फुटिंग दे लेते हैं फिर पेडेस्ट्रियल कॉलम देते हैं, उसकी कंक्रीटिंग करते हैं। जो कंक्रीटिंग करते हैं हम वह जो ग्रेड होता है उसका M25 का होता है, जिसकी वैल्यू हम पहले भी बता चुके हैं 1:1:2 होता है। अब इसके बाद हम करेंगे बैक फिलिंग जो हमारी जो भी मतलब कि पेडेस्ट्रियल कॉलम दे देंगे, उसके बाद हम बैक फिलिंग करेंगे। जब बैक फिलिंग करेंगे तो उसके लिए हमारा होता है ये कि जो हमारा टोटल एक्सकैवेशन होता है उसमें से माइनस कर देंगे सैंड फिलिंग, PCC और फुटिंग और पेडेस्ट्रियल कॉलम को माइनस करेंगे तो हमारा टोटल बैक फिलिंग मिल जाएगा। जब बैक फिलिंग करेंगे तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक मैनुअली कर सकते हैं, मतलब मैन पावर के द्वारा कर सकते हैं, और मैकेनिकली पावर के द्वारा कर सकते हैं। जब भी हम बैक फिलिंग करेंगे तो उसमें सॉइल की फिलिंग कर सकते हैं, सैंड की फिलिंग कर सकते हैं, और फिलिंग करते समय हम 200 mm पे रैमिंग करते रहते हैं, ठीक है। थैंक यू। Good morning all of you. My name is Saif Ali. I am from Devariya district. Today we are here to present what is the substructure part of the building. आज हम substructure part बिल्डिंग के बारे में जानेंगे। क्या होता है हमारा substructure part? The substructure part of the building is underground. Substructure part of the building that is underneath the ground. जो भी हमारा बिल्डिंग जो एनजीएल के प्लिंथ लेवल के नीचे होता है, जो भी हमारा वो उसको हम सबस्ट्रक्चर पार्ट बोलते हैं। जैसे जो हमारा एनजीएल से स्टार्ट होता है और प्लिंथ लेवल तक जाता है, उस दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम सबस्ट्रक्चर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग कहते हैं, जिसका हमारा स्टैंडर्ड साइज होता है 900 mm का। उसके बाद सबस्ट्रक्चर पार्ट में हम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम ऑनलाइन ब्रिक वर्क देते हैं। ऑनलाइन ब्रिक वर्क देने का रीज़न ये होता है, जैसे हमने यहाँ पे ऑनलाइन ब्रिक वर्क दिया है। ऑनलाइन ब्रिक work is provided below the ground beam. It provide stable base for beam and save our water cement ratio ground beam which is absorbed by the soil. इसका मतलब ये होता है कि हम सबसे पहले एनजीएल पे ऑनलाइन ब्रिक वर्क स्टार्ट करते हैं। ये हमारे वाटर सीमेंट रेशियो को मेंटेन किया रहता है। उसके बाद से हम ग्राउंड बीम कंक्रीट करते हैं। ग्राउंड बीम कंक्रीट जिसका हमारा रेशियो होता है M15 का 1:1:2। 1 सीमेंट होता है और 1 सैंड होता है और 2 हमारा एग्रीगेट होता है, और जिसका हमारा साइज होता है स्टैंडर्ड साइज 250/300 mm का। उसके बाद से ब्रिक वर्क अप टू DPC बॉटम। हम उसके बाद से DPC बॉटम ब्रिक वर्क करते हैं DPC बॉटम तक का।
जिसका हमारा स्टैंडर्ड साइज होता है 450 mm का। जैसे हमने पहले 1 लाइन ब्रिक वर्क कर दिया 100 mm का, और फिर 300 mm का ग्राउंड बीम कंक्रीट कर दिया। उसके बाद से हम 450 mm का 450 mm का ब्रिक वर्क करते हैं डीपीसी बॉटम तक। उसके बाद से हम डैम प्रूफ कोर्स करते हैं। डैम प्रूफ कोर्स क्या होता है हमारा? डैम प्रूफ कोर्स इज प्रोवाइडेड इन द स्ट्रक्चर टू रजिस्ट एज वाटर एज ए सीपेज इन द बिल्डिंग स्ट्रक्चर। सेकेंड होता है हमारा डीपीसी वर्क एज बैरियर थ्रू द स्ट्रक्चर डिजाइन टू प्रिवेंट मॉइस्चराइजिंग कैपिलरी एक्शन, एंड द थिकनेस ऑफ DPC is 15 mm provided in the structure part of the building to save our wall from seepage। इसका मतलब ये होता है कि हमारा DPC करने का मेन मतलब ये होता है कि हमारा एक बैरियर प्रोवाइड करता है और ये हमारे घर में सीलन आने से रोकता है। सबसे हमारा मेन रीज़न ये होता है घर में अगर हमारे DPC रहेगा तो हम सीलन से बच सकते हैं, हमारे बिल्डिंग में क्रैक आने के चांसेस, और सीलन की वजह से हमारे बिल्डिंग में जो झुर्रियाँ आने लगती हैं, इसका मेन रीज़न यही होता है कि हमने DPC नहीं किया होता, इसलिए हमारे बिल्डिंग में सीलन आने लगती है। ये हमारा उसके बाद से हम नेक्स्ट हमारा होता है डीपीसी। हमने 50 mm का कर लिया। डीपीसी करने के बाद से हम बिटुमिन कोट की एक लेयर प्रोवाइड करते हैं। बिटुमिन कोट का लेयर प्रोवाइड करने के लिए हमें सबसे पहले डीपीसी का जो सरफेस होता है, सरफेस एरिया होता है, उसको हम क्लीन कराते हैं और उसको सरफेस कराने के बाद से हम बिटुमिन कोट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद से हम उसको बैक फिलिंग करते हैं। बैक फिलिंग हमारा जो एरिया होता है बैक फिलिंग करने के लिए, जैसे हमने हमारा जो स्टैंडर्ड हाइट होता है 900 mm का, उसमें हम 900 mm में हम 800 mm का बैक फिलिंग करते हैं और 100 mm का हम प्लिंथ फिलिंग करते हैं, एरिया जिसको हम एरिया फिलिंग कहते हैं। जैसे 800 mm का हम बैक फिलिंग करने के लिए हमें सबसे पहले 200 mm का फिलिंग करना होता है, उसके बाद से उसमें रैंपिंग करना होता है, फिर 200 mm फिल करेंगे मिट्टी को, उसके बाद से रैंपिंग करेंगे। इस तरह से हमारा एक स्टेबल बेस प्रोवाइड हो जाता है जिससे हमारे बिल्डिंग में कोई इफेक्ट नहीं आता है। इससे जो हमारा उसके बाद से 100 mm का हम एरिया फिलिंग करते हैं। एरिया फिलिंग करने के लिए हमने इस क्लियर स्पान को मेजर करते हैं, जो हमारा डिस्टेंस होता है इस एरिया में हम 100 mm का एरिया फिलिंग कर देते हैं। इस तरह से हमारा सब स्ट्रक्चर पार्ट कंप्लीट होता है। और इसके बाद से हमारे नेक्स्ट इंजीनियर आएंगे वो। थैंक यू। Good morning everyone. I am Raj Alam. I am from Siwan, Bihar. Today's my topic is superstructure. Superstructure होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सुपरस्ट्रक्चर होता है जो हमारे प्लिंथ लेवल के ऊपर जो भी वर्क होता है वो सारा सुपरस्ट्रक्चर में आता है। सुपरस्ट्रक्चर हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले हम लोग 1 लाइन ब्रिक वर्क करते हैं। 1 लाइन ब्रिक वर्क ये सुपरस्ट्रक्चर का एक तरह से ये बेस है और ये एक तरह से हमारे मार्किंग का काम भी करता है। जैसे कि हमें इससे पता चलता है कहाँ 100 mm का वाल आ रहा है, कहाँ 200 mm का वाल आ रहा है और कहाँ हमारा कौन सा डोर आ रहा है, ये इससे पता चल जाता है। उसके बाद से हम लोग ये इसका हाइट होता है 100 mm। उसके बाद हम लोग इस पर डीपीसी का काम करते हैं। डीपीसी क्यों करते हैं? डीपीसी तो हमने नीचे भी डाला हुआ है, यहाँ पे भी डीपीसी करने का क्या रीज़न है? डीपीसी इसलिए करते हैं, यहाँ पे जो भी हमारे फ्लोर पे वाटर वर्क होता है, किचन में, बाथरूम में, जो भी वो 1 लाइन ब्रिक वर्क मॉइस्चर कंटेन करता है और उसमें कैपिलरी राइजिंग होता है और इससे सीलन पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे दीवार पे। इसलिए हम लोग डीपीसी लगाते हैं क्योंकि हम सीलन को रोक सकें। ये देखिए, अगर डीपीसी नहीं डालते हैं हम लोग तो हमारे दीवार पे सीलन आ सकता है ऐसे। फिर हम लोग ब्रिक वर्क अप टू सील बैंड बॉटम तक करते हैं। ब्रिक वर्क हम लोग सील बैंड बॉटम तक करते हैं। ये स्टैंडर्ड हाइट होता है इसका 650 mm। अगर हमारा क्लाइंट ज़्यादा बड़ा विंडो चाहता है तो हम लोग इसे छोटा भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग जब सील बैंड बॉटम तक पहुंच जाते हैं फिर हम लोग सील बैंड डालते हैं। अब सील बैंड हम लोग क्यों डालते हैं? सील बैंड हम लोग विंडो के नीचे डालते हैं और इसलिए डालते हैं सील बैंड क्योंकि जो विंडो का लोड होता है वो डायरेक्टली ब्रिक पे पड़ता है और क्रैक होने के चांसेस होते हैं ब्रिक में और क्रैक्स आ जाते हैं। तो इसलिए हम लोग ये सील बैंड डालते हैं क्योंकि सील बैंड इसको यूडीएल के फॉर्म में पूरे वाल पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। उसके बाद देखिए, ये सील बैंड अगर हम लोग नहीं प्रोवाइड करते हैं कुछ दिन के बाद से हमारे विंडो के नीचे क्रैक्स आने लगते हैं। फिर हम लोग ब्रिक वर्क करते हैं अप टू लिंटल लेवल तक। ब्रिक वर्क अप टू लिंटल लेवल तक करते हैं। इसका हाइट होता है 1.2 मीटर 1200 mm और हमें लिंटल लेवल तक ब्रिक वर्क करना होता है। उसके बाद हम लोग लिंटल बीम डालते हैं। हम लोग लिंटल बीम डालते हैं, 200 mm का होता है। और लिंटल बीम इसलिए डालते हैं क्योंकि हमारा
ऑलरेडी ग्राउंड बीम पे बहुत सारा लोड रहता है और लिंटन बीम के ऊपर जो काम होता है उसका ब्रिक वर्क का लोड लिंटन पे आए और लिंटन क्या करता है उसको कॉलम से कनेक्ट रहता है लिंटन, वो कॉलम तक लोड को ट्रांसफ़र करता है यूडीएल के फॉर्म में और कॉलम फुटिंग तक लेके चला जाता है उस लोड को। फिर ब्रिक वर्क अप टू सील स्लैब बीम बॉटम तक करते हैं ब्रिक वर्क। अगर उसमें हमारा अगर वेंटिलेशन आता है तो हम लोग वेंटिलेशन डिडक्ट कर देते हैं और स्लैब बीम तक पहुंचते हैं। और स्लैब बीम क्यों डालते हैं? स्लैब बीम इसलिए डालते हैं क्योंकि हमारा स्लैब का लोड हो वो स्लैब बीम पे आए और स्लैब बीम क्या करता है, वही ट्रांसफ़र करता है लोड कॉलम को WL/2 के फॉर्म में और कॉलम फुटिंग तक हमारा लोड ले जाता है। ये हमारा डायग्राम है, कितने mm का होता है सब। प्लिंथ लेवल से स्लैब लेवल की हाइट होती है हमारी 3 मीटर और ऐसे ही हमारे लिंटर लेवल की हाइट होती है 2.1 मीटर। थैंक यू। Good morning to all of you. My name is MD Nizam and I am from Siwan, Bihar. Today my topic is plastering. So आज जानेंगे प्लास्टरिंग क्यों करते हैं और प्लास्टरिंग करने का पर्पस क्या होता है। प्लास्टरिंग हम इसलिए करते हैं, जो हमारा वाल होता है वो स्मूथ करने के लिए होता है। देन हमारा सेकंड पॉइंट है कि एटमॉस्फेरिक इफेक्ट होता है, जैसे कि हमारा जो वाल होता है वो एक्सपोज कंडीशन में होता है, तो उससे बचने के लिए हम प्लास्टर करते हैं। देन होता है कि जो हमारा वाल है उसे अगर हम प्लास्टर करते हैं, जो हमारा वाल का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाता है। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टरिंग वर्क। इसमें क्या होता है कि प्लास्टर का प्रोसेस क्या होता है वो हम जानेंगे। फर्स्ट प्रोसेस ये होता है कि क्लीनिंग ऑफ वाल। क्लीनिंग ऑफ वाल क्या होता है कि जो भी हमारा वाल होता है, जिस वाल पर हमको प्लास्टर करना है, उसमें क्या करते हैं, फर्स्ट हम लोग क्लीन करते हैं। जैसे कि धूल मिट्टी उस पर जमा होता है उसको क्लीन करते हैं। देन हमारा उसका नेक्स्ट पॉइंट आता है क्यूरिंग ऑफ वाटर करते हैं, वाटर क्यूरिंग करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि दीवार को भिगो देते हैं। बेस्ट क्यूरिंग जो होता है ये होता है कि एक दिन पहले अगर हम करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। अगर जिस दिन हम कर रहे हैं उस दिन फर्स्ट क्या करेंगे, क्यूरिंग करेंगे और क्यूरिंग करने के बाद चेकिंग करते हैं कि अगर हमारा वाल है वो प्रॉपर वे से क्यूरिंग हुआ है कि नहीं। उसके लिए क्या करते हैं, वाल को टच करते हैं हाथ से। अगर हमारा वाल में अब हाथ में अगर पानी लगता है, डेट मीन्स कि हमारा वाल जो है प्रॉपर वे से क्यूरिंग हो चुका है। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है पनिंग। पनिंग क्या होता है, सीमेंट घोल का जो होता है वही होता है। सीमेंट घोल पहले पूरा दीवार पर लगाते हैं, जिस दीवार पर हम लोग करना होता है प्लास्टर उस पर करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है चिकन मेश या चिकन नेट होता है। हम लोग अक्सर की देखते हैं कि जो वाल होता है और कॉलम के बीच में क्रैक्स आ जाती है, उसमें क्या होता है कि एक नेट यूज़ करते हैं। नेट यूज़ करने से हमारा ये होता है कि जो क्रैक आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है टिप्पी। प्लास्टर में क्या होता है कि हर जगह पर टिप्पी यूज़ करते हैं। टिप्पी इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा जो हमारा प्लास्टर का जो लेवल हो सेम हो, जितना mm देना है उतना मतलब सेम पूरा प्रॉपर हो। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप ऑफ प्लास्टरिंग वर्क। इसमें हम 3 पॉइंट्स करते हैं। फर्स्ट होता है 6 mm, दूसरा होता है 12 mm और थर्ड होता है 15 mm। 6 mm जो होता है वो स्लैब के लिए यूज़ करते हैं और 12 mm होता है इनर वाल और 15 mm आउटर वाल। अब इसमें क्या होता है कि 12 mm वाल कौन सा होता है, जो मेसन अपने साइड से जो ईंट को जो जुड़ाई करता है वो 12 mm वाल होता है और उसका अपोजिट साइड जो होता है वो 15 mm वाल होता है। देन हमें हमारा नेक्स्ट टर्म है मोटार रेशियो यूज़। कौन सा मोटार यूज़ करते हैं, हमारा 6 mm वाल के लिए यूज़ करते हैं 1:3 और 12 mm वाल के लिए करते हैं 1:4 या 1:5 और 15 mm वाल के लिए करते हैं 1:4 या 1:5। देन हमारा आता है डिडक्शन पार्ट। डिडक्शन पार्ट में क्या होता है, जो हमारा विंडो और डोर है उसमें क्या होता है कि इसमें 0.5 से लेके 3 मीटर स्क्वायर के बीच में अगर हमारा वैल्यू जो आता है उसमें हम 50% डिडक्शन करेंगे। अगर उससे ज़्यादा आता है तो 100% करेंगे। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चेकिंग। अब जब पूरा प्लास्टर हो जाता है तो चेकिंग करना होता है। उसमें क्या होता है कि बोथ साइड में हम लोग थ्रेडिंग करते हैं और उसमें चेक करते हैं। अगर बीच में गैपिंग बना होता है डेट मीन्स कि हमारा जो वाल है अच्छे से नहीं हुआ। और इसका सेकंड मेथड ये भी होता है, पूरा अंधेरा करके रूम को और उसमें टच को वर्टिकली जलाते हैं दीवार को सटा के। उससे भी पता चल जाता है कि हमारा जो वाल है प्रॉपर वे से प्लास्टरिंग हुआ है कि नहीं।
थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज़ आसिफ एजाज और आज मेरा जो टॉपिक है वो है एस्टिमेशन और कंस्ट्रक्शन प्रोसेस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एस्टिमेशन, व्हाट इज एस्टिमेशन? एस्टिमेशन इज द टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग द वेरियस क्वांटिटीज एंड द एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑन ए पार्टिकुलर वर्क और प्रोजेक्ट। एस्टिमेशन क्या है? एस्टिमेशन ये है कि हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट की पे जो काम करना होता है उस पे क्वांटिटीज़ कितनी लगेंगी और कितना उसका रेट होगा उसको कैलकुलेट करके BOQ बनाते हैं, बिल ऑफ क्वांटिटी। इसी को हम एस्टिमेशन बोलते हैं। और एस्टिमेशन बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या डाटा रिक्वायर्ड होता है? ड्राइंग, स्पेसिफिकेशंस और रेट्स। ये 3 चीज़ें एकदम मस्ट हैं जिससे हम एक कोई भी BOQ बनाते हैं। उसके बाद से हमें एस्टिमेशन और कॉस्टिंग की ज़रूरत क्यों है, इस चीज़ पे हम बात करेंगे। एस्टिमेट गिव्स एन आइडिया ऑफ द कॉस्ट ऑफ द वर्क। किसी भी वर्क के बारे में हमें एस्टिमेट उसकी कॉस्ट का आइडिया देता है। और एस्टिमेट गिव्स द आइडिया ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। कितने टाइम में हमारा वर्क कंप्लीट होगा उसके बारे में भी हमें एस्टिमेट से पता चलता है। एस्टिमेट इज रिक्वायर्ड टू इनवाइट द टेंडर्स एंड कोटेशंस एंड टू अरेंज कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी टेंडर को लेने के लिए हमें सबसे पहले एस्टिमेशन बनाना ज़रूरी है, इसलिए भी मस्ट होता है। उसके बाद से प्रोसेस क्या होता है एस्टिमेशन करने का? ये सिंपल है। इसमें हम आइटम्स की क्वांटिटी निकालते हैं, फिर हमारे पास एक शेड्यूल ऑफ रेट्स होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, उससे हम रेट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद से दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो उसका अमाउंट निकल जाता है हमारा, जो कि BOQ होता है। उसके बाद से हम शुरू करते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का सबसे पहला पार्ट जो होता है वो होता है साइट क्लीनिंग। साइट क्लीनिंग क्या होता है? सबसे टिपिकल काम है साइट क्लीनिंग का, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं, मटेरियल्स होते हैं जिनको हमें रिमूव करना होता है। वहाँ पे रॉक्स भी हो सकती हैं, यहाँ पे ट्रीज़ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उसको पहले क्लीन करना होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले। ये देखिए, ये जो हमारा डायग्राम ये साइट क्लीनिंग के बाद का है। इसमें हम क्या करते हैं, जब भी हम साइट क्लीनिंग करते हैं उसमें हम 4 मीटर एक्स्ट्रा लेते हैं। या तो अगर हमारे पास स्पेस है तो चारों तरफ से हम ले लेंगे 1-1 मीटर एक्स्ट्रा, नहीं है तो अब फ्रंट पे 4 मीटर एक्स्ट्रा लेते हैं। ये इसलिए लेते हैं ताकि हमारे पास जो बिल्डिंग मटेरियल है उसको डंप करने के लिए हमारे पास जगह होना चाहिए। अगर हम बीच में डंप कर देंगे तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस होता है उससे काफ़ी इफेक्ट होता है उस पर। उसके बाद से जब क्लीनिंग हो जाता है उसके बाद से हम करते हैं सेंटर लाइन लेआउट। सेंटर लाइन लेआउट इसलिए करते हैं जिससे हम फुटिंग की मार्किंग करते हैं और कॉलम की मार्किंग करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, मार्किंग करने से पहले ड्राइंग देखते हैं हम। ड्राइंग देखने के बाद उसमें हम देखते हैं कि हमारी फुटिंग कहाँ कहाँ है। फुटिंग्स को उसी साइज में हम सेंटर लाइन जो हम करते हैं उसके बीच बीच में जहाँ जहाँ हमारी पॉइंट्स होती हैं वहाँ पे हम मार्क कर देते हैं, जो वाइट पाउडर होता है उससे। उसके बाद से मार्किंग के बाद से नेक्स्ट हमारा जो वो आता है, पॉइंट आता है, वो होता है एक्सकेवेशन का। एक्सकेवेशन इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग अर्थ, रॉक और अदर मटेरियल्स विद टूल्स एंड इक्विपमेंट्स और एक्सप्लोसिव्स। एक्सकेवेशन करने के कई प्रोसेस होते हैं। अगर हम नॉर्मल जो हमारा लैंड है तो उसमें हम मैनुअली भी उसमें एक्सकेवेट करा सकते हैं। अगर हम हिली एरियाज़ में कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें एक्सप्लोसिव्स की भी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आता है, जब एक्सकेवेशन हम लोग करते हैं उसमें हमें ये बहुत ध्यान देना पड़ता है कि जो हमने लाइन मार्किंग कर रखी है वो उससे अलग ना हो जाए, उस पर इफेक्ट ना पड़े उस पर कोई। उसके बाद आता है एक्सकेवेशन जो होता है उसको हम क्यूबिक मीटर में कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद से हम बताएंगे फुटिंग एक्सकेवेशन के बारे में। फुटिंग जो एक्सकेवेशन करते हैं, जो भी हमारी ड्राइंग होती है उसमें 100 मीटर फुटिंग की चारों साइड 100 mm एक्स्ट्रा लेते हैं। उसके बाद फुटिंग की एक्सकेवेशन के बाद से हम सैंड फिलिंग का हमारा होता है। सैंड फिलिंग इज डन इन फुटिंग। वी कांट प्लेस कंक्रीट डायरेक्टली ऑन अर्थ सॉइल बिकॉज इट अफेक्ट्स द मिक्स डिजाइन। हम कोई भी अपना सैंड फिलिंग क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम फुटिंग को डायरेक्ट उस पर अर्थ पे रख देंगे उससे हमारा जो मिक्स डिजाइन का वो होता है उस पर अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उससे जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है उस पर अफेक्ट पड़ता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और दूसरी चीज़ सैंड फिलिंग जो होती है, जो हमारी अर्थक्वेक की वाइब्रेशंस होती हैं उसको भी मिनिमाइज करता है। हम जो सैंड फिलिंग है उसको क्यूबिक मीटर में कैलकुलेट करते हैं। और सैंड फिलिंग की जो हाइट लेते हैं कम 4 इंच to 8 इंच लेते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट जो सैंड फिलिंग के बाद आता है वो आता है पीसीसी। पीसीसी क्या आता है? पीसीसी इज डन बिलो फुटिंग फॉर प्रोवाइड फुटिंग हार्ड बेस व्हेन वी अप्लाई फॉर्म वर्क इट मेक्स स्टेबल बेस। पीसीसी हम एक स्टेबल बेस देने के लिए
फुटिंग को स्टेबल बेस देने के लिए पीसीसी करते हैं। और इसकी भी जो हम हाइट लेते हैं वो 4 इंच से 6 इंच लेते हैं। उसके बाद आता है वॉल्यूम ऑफ पीसीसी, किस में हम कैलकुलेट करते हैं, उसको हम क्यूबिक मीटर में कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आता है हमारे फुटिंग कंक्रीट। इसमें हम जो फुटिंग कंक्रीट करेंगे, फुटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर विच ट्रांसफर लोड्स ऑफ द स्ट्रक्चर टू द अंडरलाइंग सॉइल। दिस सिलेक्शन ऑफ फुटिंग डिपेंड्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। हम फुटिंग कई तरीके से करते हैं, वो जो डिपेंड करता है वो कई स्टेप्स होते हैं, जैसे कि डेप्थ ऑफ द सॉइल पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ सॉइल, किस टाइप की सॉइल है, उसकी कंडीशन क्या है, या हम सुपर स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं उसका क्या वो है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। मेनली हमारे पास 2 टाइप के फाउंडेशन होते हैं, एक होता है शैलो फाउंडेशन, एक होता है डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन क्या होता है, इन दिस फाउंडेशन डेप्थ इज लेस देन और इक्वल टू विड्थ। शैलो फाउंडेशन वो होता है, इसमें जो डेप्थ होता है या तो कम होता है विड्थ से या फिर उसके इक्वल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे होता है रेक्टेंगुलर फुटिंग, ट्रेपेजोइडल फुटिंग, स्टेप फुटिंग, स्ट्रैप फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ये शैलो फाउंडेशन की हैं। दूसरा जो हमारा फाउंडेशन होता है वो डीप फाउंडेशन होता है। इसमें हम जो डेप्थ लेते हैं वो मोर देन इसकी विड्थ होती है। इसका एग्जांपल है आपको पाइल फुटिंग, जो ब्रिजेस वगैरह में हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बताएंगे ट्रेपेजोइडल फुटिंग के बारे में। इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये ट्रेपेजोइडल फुटिंग होता है, इन दिस फुटिंग द कंक्रीट वॉल्यूम इसके 2 स्टेप में कैलकुलेट करते हैं। एक फर्स्ट पार्ट जो होता है वो हमारा रेक्टेंगुलर पार्ट, उसमें हम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके कैलकुलेट कर देंगे। फिर उसके बाद ट्रेपेजोइडल पार्ट के लिए एक अलग फार्मूला होता है जिसको कैलकुलेट करते हैं हम। उसका फार्मूला का ये है D/3 इंटू A1 प्लस A2 प्लस √A1 इंटू A2। ये हमारा ट्रेपेजोइडल फुटिंग को कैलकुलेट करने का फार्मूला है, जिसमें D जो है डेप्थ है ट्रेपेजोइडल पार्ट का, A है एरिया ऑफ रेक्टेंगल पार्ट और जो A2 है एरिया ऑफ ट्रेपेजोइडल पार्ट है। उसके बाद हम करते हैं फुटिंग शटरिंग। इन फुटिंग फॉर्मवर्क वी कैलकुलेट एरिया इन स्क्वायर मीटर। हम जो शटरिंग का जो वो निकालते हैं एरिया स्क्वायर मीटर में निकालते हैं। फुटिंग फॉर्मवर्क इज प्रोवाइडेड फॉर कंक्रीट इज नॉट कम आउटसाइड द फुटिंग। हम फुटिंग कंक्रीट में शटरिंग इसलिए देते हैं ताकि जो कंक्रीट हो वो बाहर ना आ जाए, चारों तरफ से उसको बांधने के लिए देते हैं। वी कैलकुलेट 4 साइड्स ऑफ फुटिंग एंड मल्टीप्लाई द हाइट ऑफ द फुटिंग। हम चारों साइड को ऐड कर लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइट से, उससे हमारी फुटिंग की शटरिंग का वो निकल जाता है। उसके बाद आता है पेडिस्टल कॉलम कंक्रीट। इन पेडिस्टल कॉलम आल्सो कैलकुलेट द वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर। हम पेडिस्टल कॉलम को भी क्यूबिक मीटर में ही कैलकुलेट करते हैं। पेडिस्टल कॉलम इज फुटिंग बेस अप टू नेचुरल ग्राउंड लेवल। जो पेडिस्टल कॉलम है वो हम नेचुरल ग्राउंड लेवल तक देते हैं। कॉलम डायमेंशन इज प्रोवाइडेड इन योर ड्राइंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो कॉलम की डायमेंशन हमारी ड्राइंग में दी होती है, जैसे कि 250 बाई 400 mm की हमें ऐसे यूज़ करते हैं नॉर्मली। डायमेंशन ऑफ पेडिस्टल कॉलम इज गिवन ड्राइंग। हाइट इज कैलकुलेटेड एज, जो उसकी हाइट हो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। टोटल जो हमारा एक्सकेवेशन होता है उसमें से सैंड फिलिंग को हाइट करते हैं, माइनस करते हैं, पीसीसी को माइनस करते हैं और फुटिंग हाइट को माइनस करते हैं, तो हमारा हाइट निकल जाता है पेडिस्टल कॉलम का। उसके बाद आता है पेडिस्टल कॉलम शटरिंग। पेडिस्टल कॉलम शटरिंग एरिया इज टू बी कैलकुलेटेड बाय द टोटल कॉन्ट्रैक्ट सरफेस ऑफ द कंक्रीट इज टू बी पॉर्ड। हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितना कंक्रीट कॉलम की कंक्रीट होती है उसमें जो सरफेस एरिया से कांटेक्ट में रहता है उसको प्लस कर लेते हैं, उसके बाद उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारी पेडिस्टल कॉलम की शटरिंग का वो निकल जाता है। सो वी कैलकुलेट बाय सम्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ कॉलम हाइट ऑफ पेडिस्टल कॉलम शटरिंग। हाइट इज कैलकुलेटेड एज, ये हमने बता दिया आपको। उसके बाद आती है बैक फिलिंग। बैक फिलिंग इज कैलकुलेटिंग इन वॉल्यूम। वॉल्यूम इसको क्यूबिक मीटर में हम कैलकुलेट करते हैं बैक फिलिंग को। इन बैक फिलिंग सॉइल इज मोर कॉम्पैक्टेड एंड टाइटली बाउंड when we excavated the soil in loose condition due to air void, that is volume increase up to 40%। जब हम एक्सकेवेशन करते हैं तो एयर में उसमें जो 40% इंक्रीज हो जाता है वो, इसलिए हम उसको दोबारा जब बैक फिलिंग करते हैं सॉइल को उसको खूब कॉम्पैक्ट करते हैं। 200 mm पे कॉम्पैक्ट करते चले जाएंगे ताकि वो टाइटली बाउंड हो जाए, ताकि उसमें की जो एयर वॉइड्स हो वो खत्म हो जाए। टोटल बैक फिलिंग का जो कैलकुलेशन होता है उसमें ऐसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल एक्सकेवेटेड एयर जो क्वांटिटी होती है उसमें सैंड फिलिंग क्वांटिटी माइनस करते हैं, पीसीसी क्वांटिटी माइनस करते हैं और फुटिंग क्वांटिटी माइनस करते हैं और पेडिस्टल कॉलम क्वांटिटी माइनस करते हैं। इससे हमारा बैक फिलिंग निकल जाता है। थैंक यू। फ्लोरिंग इज ए परमानेंट कवरिंग ऑफ फ्लोर होता है। जो पहले हमारे फ्लोर पे पीसीसी हुआ रहता है तो उसमें हार्ड स्ट्रक्ट प्रोवाइड होता है, तो हार्ड स्ट्रक्ट प्रोवाइड होने की वजह से वो फुल फिनिश सरफेस नहीं होता है, इसलिए हम उसमें कुछ मटेरियल से यूज करते हैं फ्लोरिंग का। और फ्लोरिंग करने से पहले मेरा मेन पार्ट जो होता है
इसका मोड ऑफ मैनेजमेंट हम निकालते हैं। मोड ऑफ मैनेजमेंट निकालने के लिए मतलब मैं इस फ्लोर पे यहाँ खड़ा हूँ तो उसका इनर टू इनर वॉल जो होता है उसका हम लेंथ लेते हैं और एक इधर से इनर टू इनर वॉल का उसको विड्थ लेते हैं और ये स्क्वायर मीटर में इसका यूनिट निकलता है। अब टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग, टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग में होते हैं एक टाइल्स फ्लोरिंग, मार्बल फ्लोरिंग और ग्रेनाइट फ्लोरिंग, कोटा स्टोन फ्लोरिंग। तो हम जानते हैं टाइल्स फ्लोरिंग। टाइल्स फ्लोरिंग दो टाइप्स के होते हैं, एक सेरेमिक टाइल्स और एक होता है पेट्रीफाइड टाइल्स। तो सेरेमिक टाइल्स पोरस टाइल्स होते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे पोरस होते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और इसका वाटर एब्जॉर्ब कैपेसिटी जो होता है वो 10 to 14% होता है। और ये टाइल्स रफ टाइल्स भी होते हैं, वो साथ में एंटी स्किड टाइल्स होते हैं। एंटी स्किड टाइल्स मतलब होता है कि हम उसमें स्किड नहीं करते हैं, इसीलिए हम इसको बाथरूम वॉशरूम यूटिलिटी एरिया में करते हैं ताकि वाटर को एब्जॉर्ब करे। वाटर को एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी इसमें ज़्यादा होता है 10 to 14%। और जो सेरेमिक टाइल्स में होता है जिससे हम लोग एक डिजिटल टाइल्स भी ऐसे सेरेमिक टाइल्स में आते हैं जिसमें हम लोग प्रिंटिंग जो करते हैं और जो उसको वॉल पे लगाते हैं, ये रफ टाइल्स में एक्चुअली यूज होता है। सेरेमिक टाइल्स में हम उसको करते हैं, ये शाइनी टाइल्स में नहीं कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादातर इसको यूज करते हैं रफ टाइल्स में। और सेरेमिक टाइल्स का जो साइज होते हैं 300 mm to 300 mm होते हैं और 300 mm into 450 mm होते हैं और 450 mm to 450 mm होते हैं। और इसका यूज हम बाथरूम, वॉश, टॉयलेट, यूटिलिटी एरिया में हम करते हैं। अब आता है विट्रीफाइड टाइल्स। विट्रीफाइड टाइल्स क्या होता है, नॉन पोरस टाइल्स होते हैं जिसका वाटर एब्जॉर्प्शन का कैपेसिटी 0.5% होता है और इसका यूज हम लोग बाथरूम हॉल में जो ऐसे करते हैं। उसके बाद इसका जो साइज होता है उससे 600 mm to 600 mm होते हैं और 800 mm to 800 mm होते हैं और 1000 into 1100 mm होते हैं। अब हम लोग मार्बल को भी हम अपने बिल्डिंग के फ्लोरिंग पर यूज कर सकते हैं। और जो मार्बल होता है एक मेटास्फोरिक रॉक होता है और इसका जो मतलब ये मार्बल सॉफ्ट रॉक होता है सॉफ्ट रॉक होते हैं और इसको हम अपने बिल्डिंग के फ्लोरिंग पर भी इसको भी यूज कर सकते हैं। और ग्रेनाइट स्टोन बेसिकली हम लोग किचन में यूज करते हैं क्योंकि जो ग्रेनाइट स्टोन होता है वो हार्ड रॉक होता है इसलिए हम उसको यूज नहीं करते हैं। इसका रीज़न ये है कि हीट रेसिस्टेंट कैपेसिटी होता है, जो हीट रेसिस्ट मतलब ये होता है। और इसका जो और पहले से कट एंड पॉलिश मतलब किया हुआ रहता है। आज का यूज हम मोस्टली किचन में करते हैं। कोटा स्टोन ये नॉन पोरस मटेरियल होता है और इसका जो हम लोग अपने बिल्डिंग के मतलब कवर पार्किंग जो एरिया में होते हैं इस बेसिकली हम इसको यूज करते हैं। और इसमें मेरा आता है एक स्कर्टिंग डैडो। इसका जो हाइट होता है ना वो 4 इंच into 6 इंच होता है और इसको हम मतलब डैडो जो वॉल्स में जो हम लोग उसके लगाते हुए हैं उसको डैडो होता है जिसका मतलब लेंथ होता है 1.8 मीटर to 2.5 मीटर। और मतलब जो हम लोग एक आता है विंडो जो सील होता है उसका जैम होता है। सील जो होता है विंडो के बटन मतलब साइड में होता है और जो जैम होता है वो विंडो के लेफ्ट राइट में होता है और जो मतलब इसका सॉफिट होता है जो विंडो के मतलब टॉप सरफेस में होता है। इसमें भी हम अपना इसके थैंक यू। थैंक यू। मेरा नाम सुनील है और आज मैं आपको स्टेयरकेस के बारे में बताऊंगा। तो स्टेयरकेस चलिए स्टार्ट करते हैं। अब स्टेयरकेस होता क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं। स्टेयरकेस एक बिल्डिंग का कंपोनेंट है जो फर्स्ट फ्लोर से लेकर सेकेंड फ्लोर तक मतलब कि जो परपेंडिकुलर हाइट होता है उसको कनेक्ट करता है। तो इसके लिए हम स्टेयरकेस को बिल्ड करते हैं जो वन फ्लोर को दूसरे फ्लोर से फ्लोर तक जाने और आने में हमें हेल्प करता है। तो स्टेयरकेस के डिफरेंट पार्ट होते हैं जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ये स्टेयरकेस में हमारे पास सबसे पहले वेस्ट स्लैब होता है जो ये रहा। ये हमें जो सीढ़ी जहाँ पे हम स्टेयर को बनाते हैं ये वेस्ट स्लैब कहलाता है। उसके बाद से लैंडिंग होता है एक जो आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं। इसको हम लैंडिंग बोलते हैं जहाँ पे हम फ्लाइट लेने के बाद से जहाँ पे हम लैंड करते हैं वो हमारा लैंडिंग कहलाता है। अब लैंडिंग के बाद में हमारे पास आता है फिर से स्टेप्स और स्टेप्स हमारा दो पार्ट में डिवाइड रहता है। एक स्टेप एक राइजर और एक ट्रेड को कंबाइन करने के बाद से एक स्टेप्स बनता है। तो नॉर्मली जो रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग के लिए स्टेप्स और राइजर का जो हाइट है वो हम देख सकते हैं। रेसिडेंशियल बिल्डिंग में राइजर का हाइट हम लेते हैं 130 से 170 mm तक और जो ट्रेड है ट्रेड का साइज़ रहता है 250 से 300 mm के बीच में। और कमर्शियल बिल्डिंग में सेम वे में है
राइजर में थोड़ा डिफरेंस है, 110 से 130 के बीच में लेते हैं हम राइजर को कमर्शियल बिल्डिंग के लिए, और ट्रेड हमारा रहेगा 250 mm से 300 mm तक का। तो ये हमारा हो गया कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग्स। और स्टेयरकेस हमें लगाना कहाँ चाहिए, मतलब कि हमारे घर में कहाँ प्लेस होना चाहिए स्टेयरकेस एक्चुअली। तो स्टेयरकेस हम ऐसे स्पेस में प्लेस करते हैं जहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट आ रहा हो और जहाँ पे हमारे पास अवेलेबल बड़ा सा स्पेस हो, तो वहाँ पे हम अपना स्टेयरकेस रख सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, ये हमारे पास डिटेल स्टडी है स्टेयरकेस में जितने भी पार्ट्स होते हैं और उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, क्या क्या होता है इसमें। ये हमारे एक बीम, इसको ग्राउंड बीम है, ये ग्राउंड बीम से स्टार्ट होता है हमारा ये एक फ्लाइट, उसके बाद से हम लैंडिंग में लैंड करते हैं। लैंडिंग में लैंड करने के बाद से ये जो आप बीम है इसको हम मिड लैंडिंग बीम बोलते हैं। तो मिड लैंडिंग की बीम के बाद में एक और फ्लाइट आता है ऊपर की तरफ जो हमें फर्स्ट फ्लोर को कनेक्ट करता है। और ये हमारा ये वेस्ट स्लैब हो गया, ये ट्रेड स्टेप्स है, ट्रेड में ये जो जहाँ पे हम पैर रखते हैं वो हमारा ट्रेड हो गया, और ये जो परपेंडिकुलर हाइट है इसको हम राइजर बोलते हैं। तो हम आगे चलते हैं, एस्टिमेशन पार्ट है इसलिए क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे इसका। अब हमारे पास जैसे कि हमें वेस्ट स्लैब का वॉल्यूम अब निकालना है, अमाउंट ऑफ कंक्रीट हमें कितना लगेगा इस पर। तो सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो पता कर लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, जैसे हमारा लैंडिंग रहता है, स्टेयरकेस का जो लैंडिंग है वो ग्राउंड फ्लोर से मतलब प्लिंथ लेवल से स्लैब जो फर्स्ट स्लैब रहता है उसके हाफ डिस्टेंस में रहता है। तो उसको हम ये जो हमारे पास लैंडिंग है, लैंडिंग को माइनस कर देंगे। लैंडिंग को माइनस करने के बाद से हमारे पास ये पूरा परपेंडिकुलर हाइट आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर हाइट आ गया यहाँ पे। उसके बाद से ट्रेड हम जितना भी ट्रेड रहेगा उसको बराबर से सम करने के बाद से हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, एच स्क्वायर इजकल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे। ये वाला हमारा जो लेंथ है ये हमारा लेंथ आ जाएगा वेस्ट स्लैब के लिए। तो वेस्ट स्लैब के लिए ये हमारा लेंथ हो जाएगा। थिकनेस, स्टैंडर्ड थिकनेस हमारा 150 mm का होता है। और ये हमारा जो हम ये इमेज देख रहे हैं हमारे पास ये स्टेयरकेस है, तो ये हमारे पास ऐसे हमारे पास ये स्टेयरकेस बने हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा वेस्ट स्लैब हो गया और ये हमारा थिकनेस हो गया। अब हम विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा जो स्टेयरकेस का विड्थ रहेगा ये हमारा विड्थ रहेगा। तो L इंटू बी इंटू एच करेंगे और इसके बाद से वेस्ट स्लैब में जितना भी अमाउंट ऑफ कंक्रीट लगेगा हमारे पास वहाँ से कंक्रीट हम निकाल सकते हैं। तो स्टेयरकेस एक ही हमारे पास, विड्थ हमेशा सेम ही रहेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारे पास विड्थ कहलाएगा सीढ़ी का। और जो व्यू हम देख रहे थे पिछले वाले में ये व्यू था हमारे पास, फ्रंट मतलब कि साइड व्यू है, और ये हमारे पास स्टेयरकेस का फ्रंट व्यू है। तो विड्थ यहाँ से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम कैलकुलेशन पार्ट में चलते हैं। तो कैलकुलेशन में हमारे पास वेस्ट स्लैब का कर लिया हमने। अब वेस्ट स्लैब के बाद में हमारे पास लैंडिंग की कैलकुलेशन करते हैं हम। तो लैंडिंग की कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस रहेगा, क्योंकि लैंडिंग में हमारा एक जो ट्रेड है वो मर्ज हो जाता है, तो इसलिए हम एक तरफ से यहाँ पे 300 का ट्रेड है हमारे पास, जैसे एज पर द ड्राइंग। तो 300 mm का ट्रेड माइनस करेंगे, टोटल डिस्टेंस है हमारा 3100 mm। तो 300 इधर से माइनस करेंगे और यहाँ पे बीम भी आएगा हमारा, तो बीम 250 mm का बीम भी माइनस करेंगे और दोनों तरफ से माइनस करेंगे क्योंकि दोनों तरफ हमारा एक ट्रेड और एक बीम मर्ज हुआ है। तो इससे हमारा जो ये वेस्ट स्लैब है, सॉरी मिड लैंडिंग का लेंथ आ जाएगा। लैंडिंग के लेंथ आने के बाद से विड्थ, लैंडिंग का विड्थ जो है स्टेयर के स्टेप्स के बराबर ही रहेगा। और जो थिकनेस है, स्टैंडर्ड थिकनेस वेस्ट स्लैब का हम 150 mm ही लेते हैं। तो नॉर्मली हम इसको L इंटू बी इंटू एच करेंगे और L इंटू बी इंटू एच करने के बाद से हमारे पास लैंडिंग का जो वॉल्यूम है, अमाउंट ऑफ कंक्रीट, वहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उसके बाद से हमारे पास बच जाता है स्टेप्स। ये रहा हमारे पास, जो हम एक स्टेप्स काउंट करते हैं, जैसे ये राइजर और ये एक ट्रेड हो गया है, तो ये हमारा एक स्टेप्स कहलाता है। तो एक स्टेप में हमारे पास कितना अमाउंट ऑफ कंक्रीट लगेगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास विड्थ सेम रहेगा, स्टेयर का विड्थ आ गया हमारे पास। और ये जो राइजर है 150 mm, ये राइजर 150 mm लेंगे हम। उसके बाद से इसको हम लेंथ कंसीडर करेंगे, ट्रेड जो है, ट्रेड को लेंथ कंसीडर करने के बाद से L इंटू बी इंटू एच करने के बाद से
ये एक ट्रायंगुलर शेप में है, इसलिए L/B/S से हमारे पास मतलब कि वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट नहीं आएगा, तो इसलिए 0.5 से मल्टीप्लाई करके नॉर्मल वॉल्यूम को L/B/S इंटू 0.5 करने के बाद से एक स्टेप में टोटल अमाउंट ऑफ जितना भी कंक्रीट लगेगा हम वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, और बाकी नंबर ऑफ जितना भी स्टेप्स रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ कंक्रीट मतलब कि टोटल अमाउंट ऑफ कंक्रीट जितना भी स्टेप्स में लगेगा वो हमारे पास आ जाएगा। यही तक था। थैंक यू सो मच। Morning all of you. My name is Jamar Rawat from Ayodhya and respected sir. आज हम बात करने वाले हैं प्लास्टर टॉपिक पे। तो हम देखते हैं कि प्लास्टर है क्या। तो प्लास्टर जो हमारी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर होता है, प्लास्टर उस पे करने से वो आकर्षक और अट्रैक्टिव दिखने लगता है। तो आइए हम देखते हैं प्लास्टर किया कैसे जाता है। प्लास्टर करने से पहले हम सबसे पहले दीवार को अच्छी प्रकार से क्लीन करवाएंगे। दीवार को अच्छी प्रकार से क्लीन करवाने का मतलब है जो हमारा डस्ट वगैरह दीवार पे लगे रहते हैं, धूल मिट्टी के कण, वो हट जाएं। इसलिए हम प्लास्टर को सबसे पहले क्लीन करवाएंगे। प्लास्टर को क्लीन करवाने के बाद हम उसको क्यूरिंग करेंगे, तराई करवाते हैं अच्छी प्रकार से, क्योंकि क्यूरिंग जब हो जाती है हम क्यूरिंग इतना करवाएंगे दीवार को कि उसमें से पानी रिस कर निकलने लगे। उस क्यूरिंग करवाने का हमारा मेन पर्पज़ ये होता है कि ब्रिक जो होता है वो वाटर को अब्जॉर्ब करता है। वाटर को इसलिए अब्जॉर्ब करता है क्योंकि जब हम प्लास्टर करवाएंगे उस पर तो हमारा मोर्टार का जो नमी होता है वो ब्रिक एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए प्लास्टर की स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी। तो इसलिए हम पहले से इतना क्यूरिंग करवा देते हैं कि वो पानी को एब्जॉर्ब ना करने पाए। अब हम क्यूरिंग करवा दिया, इसके बाद दीवार पे हम पनिंग करते हैं, सीमेंट और घोल का पनिंग करते हैं। पनिंग करने का हमारा ये मतलब होता है कि जब हम प्लास्टर करवाएंगे दीवार पे तब अच्छी प्रकार से वो एक स्ट्रेंथ दे हमारे प्लास्टर को, क्योंकि जो हमारा प्लास्टर होता है, और हम पनिंग ऐसी जगह ऐसा करवाएंगे, पूरे में नहीं करवाएंगे, हमें जहाँ पे प्लास्टर करना है हम पनिंग उतने में ही करवाएंगे। देन उसके बाद हम प्लास्टर करवाएंगे। प्लास्टर करवाने का ये मतलब होता है कि जब हम प्लास्टर करवाना स्टार्ट करेंगे तो हम टिप्पी कार करवा देंगे, जिससे हमारा प्लास्टर एक सेम प्रॉपर वे में आए। प्लास्टर हम निम्न चरणों में करते हैं, जैसे 6 mm, 12 mm और 15 mm होता है। तो 6 mm जैसे हम सेलिंग में कर देते हैं, 1-3 या 1-4 का ले लेते हैं, और 12 mm जो होता है वो हम स्मूथ सरफेस पे करते हैं जो इनर साइड वाल होती है, और 15 mm करते हैं हम आउटर साइड पे। आउटर साइड पे करने का मतलब यह भी होता है कि आउटर साइड जो हमारा होता है वो एक्सपोज कंडीशन में होता है, खुले वातावरण के संपर्क में रहने के कारण हमारी दीवारें जल्दी इफेक्ट हो सकती हैं, इसलिए हम जर्नली आउटर सरफेस पे भी 15 mm का प्लास्टर करवा देते हैं। प्लास्टर को हम ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे अच्छी प्रकार से। जब हम प्लास्टर करेंगे तो हमारा सेम वे में आता है, और प्लास्टर हम तभी तक करेंगे जितनी देर, ज़्यादा देर नहीं रुक सकते, क्योंकि हम जैसे यहाँ प्लास्टर करें एक साइड से तो जहाँ तक पनिंग हुआ है हम वहीं तक पनिंग कराएंगे, प्लास्टर कराएंगे। उसके बाद जब हम जैसे पनिंग करवाते हैं फिर वहाँ से प्लास्टर आगे करना स्टार्ट करते हैं। जब हमारा प्लास्टर पूरा अच्छी तरीके से हो जाए तब हम उसको चेक करते हैं कि हमारा प्लास्टर प्रॉपर वे में हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चेक करने का ये हमारा रीज़न होता है, जैसे हम सारी कमरों की लाइट ऑफ करा देंगे, लाइट ऑफ कराने के बाद कोई टार्च या लाइट हम वर्टिकल वे में जलाएंगे। अगर हमारा प्लास्टर सही से नहीं हुआ है तो वो अंडुलेशन प्रदर्शित करेंगी, और यदि हमारा प्लास्टर सही हुआ है तब वो प्रॉपर वे में होंगी, इसलिए हम लाइट जलवाते हैं। और दूसरा काम हम करते हैं कि थ्रेडिंग करवा देते हैं 2 हिस्सों पर। थ्रेडिंग करवाने से ये होता है कि जो दीवार का सरफेस होता है उसमें खाली स्थान दिखेंगी, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा प्लास्टर ठीक से लेयर में नहीं हुआ है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारा प्लास्टर में जो डोर व विंडो की एरिया आता है हम उसको डिडक्ट करते हैं। डिडक्ट तब करते हैं जब हमारा
5 mm से 0.3 मीटर स्क्वायर तक एरिया आता है तब हम उसको 50% कंसीडर करते हैं, और इससे ज़्यादा आता है तो हम 100% कर लेते हैं एज़ पर CPWD के अकॉर्डिंग। और हम यह देखते हैं कि जब हमारा पूरा प्लास्टर अच्छी प्रकार से हो गया है तब हम प्लास्टर को 6 से 7 दिन तक बाद में भी अच्छी प्रकार से तराई करवा देंगे। अच्छी प्रकार से तराई करवाने का मतलब ये है कि जब हमारा प्लास्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है 6 से 7 दिन तक हम तराई करवा देंगे, क्योंकि जब तराई करवाएंगे तो वो और अच्छी प्रकार से बॉन्डिंग व स्ट्रेंथ उसमें एब्जॉर्ब होगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम ताजन एंड आई एम फ्रॉम झारखंड, धनबाद। और मेरा टॉपिक है एस्टिमेशन ऑन डोर और एल्युमिनियम विंडो के बारे में। तो पहले जानेंगे एल्युमिनियम डोर और एल्युमिनियम विंडो और डोर होते क्या है। ये एक ओपनिंग प्रोवाइड करता है किसी भी वाल में किसी भी बिल्डिंग में। अगर हम लोग जैसे फिजिकल मूवमेंट या फिर व्यू के लिए या फिर वेंटिलेशन के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे डोर के बारे में। डोर के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। डोर फ्रेम होते हैं, डोर शटर होते हैं और डोर का फिटिंग आइटम होता है। तो डोर फ्रेम को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका लेंथ, विड्थ और हाइट को हम लोग मेज़र करते हैं, और उसके बाद इसको हम लोग इसको वॉल्यूम में निकालते हैं। हम लोग इसका जो हम लोग का क्वांटिटी आता है वो क्यूबिक मीटर में आता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे डोर शटर के बारे में। डोर शटर हम लोग जैसे 3 तरह के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, पैनल डोर, फ्लश डोर और FRP डोर। FRP डोर बेसिकली होता है फाइबर रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक मटेरियल होता है ये। तो पैनल डोर तो इसका हम लोग कैलकुलेशन के जैसे ये देखिए 3 तरह के डोर है, पैनल डोर, फ्लश डोर और FRP डोर। उसके बाद इसको हम लोग मेज़र कैसे करते हैं। हम लोग इसको एरिया में मेज़र करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू हाइट निकाल करके इसको हम लोग मेज़र करते हैं। और ये डोर फिटिंग आइटम में से कुछ एल ड्रॉप है, हैंडल है, हिंज है और डोर स्टॉपर, डोर होल्डर, टावर बोल्ट, ये सब है। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे एल्युमिनियम विंडो के बारे में। एल्युमिनियम विंडो जो होता है बेसिकली मेटल से बना होता है, मेटल होता है वो, और इसका जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वो मास में होता है, ये मीटर क्यूब में। तो इसका डेंसिटी जो होता है इसका 2700 होता है, 2700 kg पर मीटर क्यूब। तो कंपोनेंट क्या होता है इसका, एल्युमिनियम इसका कंपोनेंट होता है एल्युमिनियम विंडो का फिक्स्ड फ्रेम, स्लाइडिंग फ्रेम, ग्लास, मॉस्किटो नेट। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करेंगे एल्युमिनियम फिक्स्ड फ्रेम का। तो इसका हम लोग पहले लेंथ और विड्थ, लेंथ निकालेंगे और हाइट, लेंथ और हाइट इसका हम लोग अलग अलग करेंगे। हम लोग जैसे पहले हम लोग टॉप का बॉटम का कैलकुलेशन करेंगे। हम लोग सबसे पहले बॉटम का करते हैं। पहले इसका हम लोग बॉटम का कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग नंबर ऑफ विंडो इंटू नंबर ऑफ सेक्शन इन वन विंडो इंटू लेंथ जो होगा उसका मतलब अगर हम लोग बॉटम का ले रहे हैं तो बॉटम का लेंथ, और फिर उसके बाद सेक्शन उसका वेट का यूनिट वेट लेकर के उसका कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद वैसे ही हम लोग टॉप पोर्शन का भी करेंगे, और ऐसे लेफ्ट राइट का जैसे अलग हम लोग आता है यूनिट वेट, तो उसका हम लोग अलग से करेंगे। उसके बाद एल्युमिनियम स्लाइडिंग फ्रेम में हम लोग का टॉप पोर्शन आता है, बॉटम पोर्शन आता है और वर्टिकल सेक्शन आता है। इसका भी कैलकुलेशन जैसे हम लोग का टॉप पोर्शन जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसका हम लोग 45% लेते हैं उसका। जैसे ये विंडो है, विंडो का हम लोग टॉप पोर्शन जो लेंगे हम लोग इसका 45% लेंगे। ये जो स्लाइडिंग जो है इसका हम लोग 45% ही लेंगे। और इसका जो वर्टिकल होता है इसका पूरा लेंगे हम लोग, पूरा जो लेंथ हम लोग का दिया रहेगा, लाइक जैसे अगर 1.2 मीटर अगर है तो उसको 1.2 मीटर ही लेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग इसका ग्लास का जो होता है, ग्लास और मॉस्किटो नेट के बारे में हम लोग जैसे इसका कैलकुलेशन हम लोग एरिया में करते हैं। और इसका जो हम लोग पोर्शन जो लेते हैं हम लोग नंबर ऑफ विंडो इंटू नंबर ऑफ वन विंडो, मतलब नंबर ऑफ ग्लास इन वन विंडो, इसको और जो लेंथ होता है वो हम लोग 50% लेंगे और इसको विड्थ से मल्टीप्लाई करके उसका एरिया निकाल लेंगे। उसी तरह हम लोग मॉस्किटो नेट का भी करेंगे, नंबर ऑफ विंडो इंटू नंबर ऑफ ग्लास इन वन विंडो, और 50% इसका लेंथ लेंगे और विड्थ मल्टीप्लाई करके इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। थैंक यू।
गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज शुभम यादव फ्रॉम गोरखपुर। आज हम लोग जानेंगे बीओक्यू क्या होता है, बिल ऑफ क्वांटिटीज़ क्या होती है। बीओक्यू एक बहुत वास्ट एरिया होता है, कंस्ट्रक्शन का एक बहुत वास्ट एरिया होता है। पहले हम लोग जानते हैं इसमें आज हम क्या क्या पढ़े, क्या क्या बताएंगे बीओक्यू में। जैसे व्हाट इज बीओक्यू, बीओक्यू क्या होता है, ऑब्जेक्टिव बीओक्यू का मतलब क्यों बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पर्पज क्या होता है बीओक्यू का, और एसओआर के बारे में हम जानकारी लेंगे, और कैसे बनाते हैं बीओक्यू, और कैसे हम एसओआर रेट को हम बीओक्यू फॉर्मेट में पुट करते हैं। चलिए आइए, आज पहले जानते हैं व्हाट इज बीओक्यू। बीओक्यू एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट एक टेबुलर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है जो किसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं इन टेंडिंग प्रोसेस। जब कोई किसी बिल्डिंग को हम टेंडिंग प्रोसेस में हम बीओक्यू डॉक्यूमेंट को यूज करते हैं फॉर वैल्यूएशन के लिए। बीओक्यू किसी कंपनी के बिल्डिंग एस्टिमेटर और क्वांटिटी सर्वे द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। बीओक्यू में मैन, मटेरियल, मशीन का और टेक्निकल जो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स है, जो कंस्ट्रक्शन आइटम जो हम लोग उसका पूरा लिस्ट आउट होता है, जो बीओक्यू फॉर्मेट में दिया रहता है। बीओक्यू एक टेंडरिंग प्रोसेस का एक पार्ट होता है। जो क्लाइंट जो बीओक्यू फॉर्मेट क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर को जिसको काम देने वाली है उसको प्रोवाइड कराता है, जिसमें पूरे जितना कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है, जितना आइटम है, जितना टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, पूरा लिस्ट पूरा डिटेल में उसमें लिखा रहता है। अब हम लोग जानते हैं टेंडर क्या होता है, क्योंकि टेंडरिंग प्रोसेस में बीओक्यू क्या यूज होता है। तो कोई भी काम शुरू करने से पहले फिनिश स्टार्ट से लेकर फिनिश तक उसमें 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज उसमें होता है कि उसमें फर्स्ट स्टेज जब हम किसी स्टार्ट करते हैं तो उसके पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है, टेंडरिंग होता है। जब हम किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम अवार्ड करते हैं उसके पहले के फेज को हम टेंडरिंग बोलते हैं, जिसमें ऑल डॉक्यूमेंटेशन होता है, जिसमें बीओक्यू फॉर्मेट बनाते हैं जो हम कॉन्ट्रैक्टर को प्रोवाइड करते हैं। उसके अनुसार बीओक्यू फॉर्मेट में कॉन्ट्रैक्ट अपने अनुसार रेट फिल करता है, उसके बाद वो बिडिंग करता है, कोट करता है। जो टेंडरिंग में मोर देन काफ़ी लॉट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जो क्लाइंट जो काम करवाना चाहती है लेकिन किसी एक वर्क को अवार्ड करेगी, अलॉट करेगी, तो वहाँ उन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट के बीच म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, काम का म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, उसे कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो कॉन्ट्रैक्टर अपना कंस्ट्रक्शन फेज स्टार्ट करता है। अब हम जानते हैं कि पर्पस ऑब्जेक्टिव ऑफ बीओक्यू क्यों हम बनाते हैं, इसका मतलब इसका क्या बेनिफिट्स है। बीओक्यू इसलिए बनाते हैं हम लोग क्योंकि इसमें पूरी जितना भी कंस्ट्रक्शन कितना काम होने वाला है उसका पूरा लिस्ट आउट पूरे डिटेल्स में होता है, जिससे बिल्डिंग के टाइम उसमें फेयर और ट्रांसपेरेंसी होती है। जो कॉन्ट्रैक्टर पूरा उसका वैल्यूएशन अच्छे से पूरा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेता है, उसके बाद अपना रेट भर के उस पर बिडिंग कर सकता है, जिससे टेंडरिंग में फेयर और ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। दूसरा कि जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है तो उसमें पीरियोडिकली टाइम टू टाइम हम अपना वैल्यूएशन कर सकते हैं कि कितना आइटम ऑफ वर्क कंप्लीट हो चुका है, जिसे मंथली या क्वार्टरली हम उसे वैल्यूएट कर सकते हैं कितना अमाउंट ऑफ वर्क कंप्लीट हो चुका है, जिससे बिलिंग करने में इजीली आसानी होती है। नेक्स्ट हम जानते हैं एसओआर बिल ऑफ क्वांटिटी बनाने की एसओआर इज मस्ट पार्ट होता है। जो एसओआर होता है शेड्यूल ऑफ रेट। एसओआर एक लिस्ट ऑफ रेट होता है, जितना कंस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है, जैसे बिल्डिंग का रोड हो गया, इरिगेशन हो गया,
सबका एक कंस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है, सबका आइटम ऑफ वर्क होता है, सबका रेट दिया होता है, उसमें एक बुकलेट होता है, इसमें पूरा लिस्ट ऑफ रेट दिया रहता है। तो SOR जो है शेड्यूल ऑफ रेट, वो CPWD जो सेंट्रल डिपार्टमेंट है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, वो पब्लिश करता है। SOR डिफरेंट फॉर डिफरेंट वर्क्स। जैसे SOR सभी वर्क के लिए, सभी अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग होता है। जैसे इरिगेशन के लिए अलग होता है, बिल्डिंग के लिए अलग होता है, रोड्स के लिए अलग होता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क हो रहा है, ब्रिज वगैरह हो तो सबका लिए अलग SOR होता है। SOR टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है। जैसे टाइम टू टाइम अपडेट होता है, जैसे जब कोई मार्केट फ्लक्चुएट होता है तो SOR को हम अपडेट करते हैं। और हर साल मतलब 1 साल 2 साल के डिफरेंस पे रिवीजन होता है DSR। लेकिन डिवीजन ऑफ DSR हैज़ बिकम नेसेसरी ड्यू टू चेंज इन द वेजेज ऑफ लेबर एंड प्राइस। जब वेजेस लेबर के वेजेस चेंज होते हैं, चाहे प्राइस ऑफ मटेरियल चेंज होता है, तो हम SOR को फिर रिपब्लिश करता है। अब जानते हैं हम कि BOQ कैसे बनाते हैं। BOQ बनाने के फर्स्ट स्टेप होता है एस्टिमेट। कोई भी काम करने से पहले उसका एस्टिमेट, अनुमान लगाते हैं कि कितना मैन लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा, कितना कॉस्ट पड़ेगा। इसका पहले इसको जानने के लिए मतलब बिल्डिंग का एस्टिमेट करते हैं। सभी आइटम का, साइट क्लीनिंग से लेके फ्लोरिंग तक, सभी आइटम का 1 बाई 1 स्टेप में हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो एस्टिमेट वो एस्टिमेशन के प्रोसेस के थ्रू होता है। एस्टिमेशन से उसके बाद हम क्या करते हैं, एस्टिमेशन से जो डाटा होता है, कंक्रीटिंग का डाटा हो गया, फ्लोरिंग का हो गया, प्लास्टर का हो गया, पेंट का हो गया, सब डाटा में हमने एक जगह इकट्ठा करते हैं। हम लोग इकट्ठा करते हैं जो एक्सेल फॉर्मेट में इकट्ठा करते हैं। और फिर SOR जिस जगह काम हो रहा है, जिस स्टेट में काम हो रहा है, उसका उस SOR को हम लोग उठाते हैं। उसका रेट्स उसमें दिया रहता है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम उसको BOQ निकालते हैं। एस्टिमेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई जिस वर्क जो हम वो काम कराते हैं उसके कितनी क्वांटिटीज और कॉस्ट लग रहे हैं उसे कैलकुलेट करते हैं। ये एस्टिमेशन शीट का फॉर्मेट है जिसमें जितना आइटम ऑफ वर्क है, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम है, जैसे साइट क्लीनिंग हो गया, एक्सकेवेशन हो गया, सैंड फिलिंग हो गया, और उसमें कितने नंबर ऑफ आइटम है, कितने नंबर ऑफ, जैसे कोई फॉर एग्जांपल ले लेते हैं फुटिंग है, फुटिंग कितनी है, फुटिंग का आइटम हो गया, कितने नंबर हो गया, नंबर सपोज करिए मान लो फुटिंग 16 फुटिंग है, उसके लेंथ एंड विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करके उसको क्वांटिटी निकालते हैं। ये प्रोसेस करके मतलब एस्टिमेशन में जितने प्रोसेस हैं मतलब फिनिशिंग तक सबका इसी तरह क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट शीट, उसके बाद हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट शीट में उस जितने फॉर्मेट को समराइज करके उसको पुट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट शीट में। जैसे कंक्रीटिंग का अलग कर देंगे, ब्रिक वर्क का अलग कर लेंगे, फॉर्म वर्क का अलग कर लेंगे, और प्लास्टरिंग का अलग, सबका अलग अलग आइटम का एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद उस आइटम को हम बिल ऑफ क्वांटिटी जो फॉर्मेट है उसमें पुट करते हैं। अब बिल ऑफ क्वांटिटी में सभी आइटम का अलग अलग मतलब क्वांटिटी कैलकुलेट पुट करके, इसे एक्सकेवेशन का अलग पुट करते हैं और प्लास्टर का अलग पुट करते हैं। उसके बाद हम SOR जो बुकलेट है जो हम लोग DSR पढ़ते हैं, डेली शेड्यूल ऑफ रेट, डेली शेड्यूल ऑफ रेट से उस जो क्वांटिटी हम लोग निकाले हैं लाइक प्लास्टरिंग का, RCC का, उस SOR में हम ढूंढ के उस वैल्यू को पुट करते हैं। जैसे हम लोग एज वी कैन सी दैट दिस बिल ऑफ क्वांटिटी में अर्थवर्क का वैल्यू ने पुट किया है एब्स्ट्रैक्ट शीट से, जैसे 4647.71 क्यूब स्क्वायर मीटर हम लोग का एरिया है जो हम लोग क्लीनिंग कर रहे हैं। अब इसका रेट हम SOR में देखते हैं कि सीरियल नंबर 2 में अर्थवर्क का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि इसमें कितना अर्थवर्क में ड्रेसिंग, सरफेस ड्रेसिंग, लाइक साइट क्लीनिंग से लेकर और जिस साइड का होता है, जैसे मतलब मिट्टी होती है, ऑल काइंड ऑफ सॉइल के सबका रेट दिया प्रेस्क्राइब होता है उसमें। उस वैल्यू इसमें से अर्थवर्क का वैल्यू दिया है 24.05। यहाँ से वैल्यू हम उठा के
अपने BOQ फॉर्मेट में पुट करते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं, इससे हम लोग BOQ निकलता है। और लास्ट में हम पूरे जितना अमाउंट निकलता है सभी आइटम का उसे कैलकुलेट करके अपना BOQ निकालते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज नित्यानंद पासवान फ्रॉम गोरखपुर। और आज हमारा है बिलिंग कैसे प्लम्बिंग कैसे करते हैं आज जानते हैं। टाइप्स ऑफ पाइप क्या होता है। सबसे पहले GI पाइप होता है। GI पाइप PVC CPVC पाइप, UPVC पाइप, PVC पाइप। अब आइए जानते हैं GI पाइप क्या होता है। ये आयरन का होता है जो कि हम लोग बहुत कम यूज करते हैं। जैसे देखिए इसमें देखिए इसलिए कम यूज होता है, जैसे इसमें पानी लीकेज हो जाता है, वो रस्टिंग हो जाता है, जैसे मूर्छा लग जाता है। तो इससे क्या होता है कि पानी लीकेज होने लगता है, तो इसको हम लोग बार बार काटते हैं। फिर उस फिगर में जैसे देख रहे हैं आप जो पानी लीक हो रहा है उससे हम इसलिए इसको हम बहुत कम यूज करते हैं। और फिर आगे देखते हैं CPVC पाइप। CPVC पाइप क्या होता है, ये हाई प्रेशर को मतलब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर को कुछ मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है, सह लेता है ये CPVC पाइप। फिर देखते हैं ये UPVC पाइप। ये CPVC पाइप से कॉस्टली होता है। ये भी वही करता है, जैसे टेम्परेचर को हाई प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और PVC पाइप ये जैसे हम लोग नाली हो गया नाली वाली के लिए यूज करते हैं। इसका केमिकल रिएक्शन होता है। इसमें जो पानी इसको हम डू नॉट यूज विथ ड्रिंकिंग वाटर, इसको हम पीने के पानी के लिए यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन होता है। ये हो गया कपलर हो गया। इसको हम लोग जैसे कहीं प्लम्बिंग कर रहे हैं, दो पाइप को जोड़ने के लिए हम लोग कपलर का यूज करते हैं। और जैसे दो पाइप हमको 90 डिग्री पर कहीं मोड़ना है तो हम लोग एल्बो यूज करते हैं। उसको 90 डिग्री वाला जो एल्बो 45 डिग्री का दो पाइप होते हैं, इसको हम यूज करते हैं। और क्रॉस हो गया, हम जैसे दीवार पे लगाए, इधर चार तरफ ले जाना है या चार तरफ ले जाना है पाइप, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, तो हम लोग क्रॉस को यूज करते हैं। इंड कैप क्या होता है, इंड कैप ये होता है कि हमको जैसे पानी हम क्रॉस को यूज कर रहे हैं तो हम लोग इसमें इधर से पानी ले गए, इधर से फिर उधर से, हम मान लीजिए हम इधर से ले गए तो हमको यहाँ वाला पानी अभी हमको नहीं चाहिए इस पाइप के द्वारा, तो हम लोग इंड कैप का यूज करते हैं वहाँ पे। और रेड्यूसर निप्पल क्या होता है, निप्पल होता है जैसे हम लोग दो पाइप को जोड़ने के लिए निप्पल यूज करते हैं। रेड्यूसर क्या होता है, जैसे हम लोग प्लम्बिंग कर रहे हैं तो उसको हम जैसे 4 इंच का पाइप है, हमें जहाँ 3 इंच का ज़रूरत है तो हम लोग उसके प्रेशर को मतलब मेंटेन करने के लिए रेड्यूसर यूज करते हैं। और टी क्या होता है, टी भी वही है, जैसे हम लोग ये दीवार है, दीवार पे हम लोग जैसे ऊपर से पानी एक ऊपर से आ गया पाइप और फिर हमको इधर भी ले जाना है और नीचे भी लाना है तो हम लोग टी का यूज करते हैं। यूनियन क्या होता है, यूनियन हमारा वही जो दो पाइप को जोड़ता है यूनियन होता है, इसको टंकी के पास भी यूज कर सकते हैं उसको यूनियन को। और एंजल कॉक होता है, एंजल कॉक होता है जो सिंक के नीचे लगता है, जो इसमें इसके थ्रू हम लोग पाइप लगाते हैं जो सिंक में काम आता है। जो शॉर्ट बॉडी बिप कॉक ये बाथरूम के लिए यूज होता है, और लॉन्ग बॉडी बिप कॉक ये भी बाथरूम टॉयलेट में यूज होता है, ये किचन में भी यूज हो सकता है ये। और पिलर कॉक होता है सिंक में भी, ये नॉर्मली जैसे बाहर हम लोग को धोना होता है, मतलब हाथ धोना होता है तो ये पिलर कॉक होता है। स्वयं बॉडी बिप कॉक ये सिंक में किचन में मोस्टली यूज होता है। ये कनेक्शन पाइप जैसे गीजर लगा हुआ है तो उसको हम लोग जोड़ने के लिए नीचे लाने के लिए कनेक्शन पाइप का यूज करते हैं। और वेस्ट पाइप क्या होता है कि किचन का जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम नीचे लेने के लिए सिंक के नीचे से उसको हम वेस्ट पाइप का यूज करते हैं। अब एस टैप क्या होता है, एस टैप ये होता है जैसे टॉयलेट में यूज करते हैं। इसमें क्या है, इसमें ये जो एस टैप है इस तरह से बना हुआ है
ये इसमें ताकि स्मेल जो है ये इसलिए बना हुआ है ताकि स्मेल जो ज़्यादा आए ना, पानी इसमें रुका रहे। और ये एंड ट्रैप क्या होता है, ये बाथरूम में यूज करते हैं। बाथरूम में इसलिए करते हैं कि जो बाथरूम का जैसे मान लीजिए पानी कुछ गिर उड़ गया बाथरूम में नहाते टाइम या कुछ धुलते मुंह धुलते टाइम, तो यहाँ पे जो है हमारा कुछ गिर गया तो वो वहाँ पे रुक जाता है, वो इसलिए एंड ट्रैप को हम बाथरूम में यूज करते हैं। और डबल वाई और सिंगल वाई। डबल वाई को हम लोग 2 रूट से पाइप आ रहा है, जैसे वेस्ट मटेरियल ही आ रहा है तो हम लोग डबल वाई का यूज करते हैं, और सिंगल वाई का भी उसी तरह से यूज करते हैं 2 रूट से। तो हमें 2 रूट से मटेरियल आ रहा है, जैसे बारिश हम लोग छत पे लगा दिए तो बारिश का पानी आ रहा है, बारिश का पानी आ रहा है, हमें वेस्ट ही है तो हमें एक जगह लाना है, तो उसको हम लोग 2 पाइप से जोड़ के एक पाइप नीचे के लिए इस रास्ते हम लोग सिंगल पाइप लगा के यूज कर सकते हैं नाले में। वो वही काम होता है सिंगल वाई का। और सीपी मेश क्या होता है, ये किचन में लगता है और बाथरूम में भी लगता है। इसका सीपी मेश जाली टाइप का होता है, और ये हमारा टॉयलेट में लगता है, जो इसे फ्लशिंग भी कहते हैं, कमोड हो गया तो वो बाथरूम टॉयलेट में लगता है। थैंक यू। Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now.